किसी भी धर्म को ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पड़ोसी को दिल से लगाइए। कौन? जो गरीब है, जो मजलूम है, जो लाचार है, जो हमेशा अत्याचार का शिकार है। बहाना तो हम होते हैं और निशाना आप ज्यादा। देश के शासन, प्रशासन और संसाधन, इसमें हिस्सेदारी के मामले को लेकर ये सत्र डेडिकेटेड था। और इस सत्र में दो प्रमुख वक्ता रहे हमारे। बीबीए की तरफ से आदरणीय सैनी जी रहे और मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की तरफ से आदरणीय उस्मानी साहब रहे। दोनों ने बिल्कुल कम समय में बिल्कुल रिलेवेंट मुद्दे को हम सब लोगों के सामने रखते हुए भविष्य के लिए कुछ आशा व्यक्त की है, कुछ इशारे दिए हैं। उसको समझकर हम अपने आने वाले दिनों में लगेंगे। ऐसे उम्मीद करते हुए इन दो स्पीकरों का एक बार तालियां बजाकर हम शुक्रिया अदा करें। भाई, सेशन का बंटवारा एक सोच समझकर किया था। एक मुस्लिम समाज संबंधित सेशन था, एक फिर एससी समाज, एक एसटी समाज, एक ओबीसी रिजर्वेशन के तहत, और बाद में इन सबका निचोड़ आखिर में क्या होता है, इसके लिए इस सेशन का नियोजन है। और इस नियोजन को जब आप लोगों ने दोनों स्पीकरों को सुना तो कई बातें आपके सामने आई होगी। मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन दो तीन मुद्दे जरूर डील करना चाहिए, हालांकि हमारे पास वक्त है। इसलिए वो मुद्दे ये है कि दुनिया के लोकतंत्र के सामने अब दो गंभीर मुद्दे उभरने लगे। सिर्फ इंडिया के ही नहीं, कई देशों के लोकतंत्र के सामने। उसमें से एक मुद्दा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का, मतलब जरूरत से ज्यादा वोट का समर्थन मिलने से सरकारों में जो एक नई ताकत आती है, जिसको हम रूल ऑफ मेजॉरिटी नाम के या मेजॉरिटेरियन रूल इस नाम से पहचानते हैं। तो ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है। दूसरा खतरा है ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, इन द स्टेट। ये दो खतरे को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान ने, आप प्रियम्बल खोलेंगे तो सामाजिक समता से लेकर आर्थिक समता, सारी समता आपको नजर आती है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी खोलेंगे तो एक पुनर्रचना की समाज व्यवस्था, जिसमें देश के सारे संसाधन का भी रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ना कि ओनली सोशल रिकंस्ट्रक्शन। तो भारतीय संविधान का मूल तंत्र ये है कि ये टोटल इंडियन सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन करती है, रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द डिस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन तभी होता है जब डिस्ट्रक्शन होता है। अब यहां दो ताकतें हैं। एक तरफ डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक ताकतें है, और दूसरी ताकतें जो रिकंस्ट्रक्शन चाहती है। अब जब रिकंस्ट्रक्शन हम चाहते हैं तो जो नहीं चाहेंगे वो तो पुरजोर ताकत तो लगा देंगे, और यही बात परिणाम है। परिणाम क्या है? जब मंडल का आंदोलन चला था तो मैं छात्रावस्था में कांशीराम साहब के साथ जुड़ा था, सैनी जी। तब हम नारा देते थे, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। क्या नारा था? ये नए पीढ़ी को शायद ये नारे अभी याद नहीं है, पता नहीं है, या कांशीराम के आंदोलन को जो जानते नहीं उनको ये नारे बिल्कुल पता नहीं है। मंडल के समय में ये नारा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। नारा ये था। बाद में इस नारे में थोड़ी तब्दीली हुई है और नारा ऐसा आया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और इसको लेकर
नॉर्थ इंडिया के कई स्टेटों में ये आंदोलन भी हुए, सभाएं हुई, कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। साउथ में तमिलनाडु इसमें बड़ा अग्रेसर रहा, क्योंकि तमिलनाडु का एक अलग इतिहास है इस मामले को लेकर। और अभी वर्तमान समय का तो ये नारा है कि कुछ लोग यहां तक पहुंच गए कि हमें अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें हिस्सेदारी की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण से 5-10% देंगे, उसके बजाय जितनी हमारी आबादी है उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये नारे तक ये जो पहुंची हुई आवाज है उसको आंदोलन का रूप देना चाहिए, उसको आंदोलन का रूप देना चाहिए। और ये आंदोलन का रूप देने के लिए ये अलग अलग समाज के मुद्दे मसाइल समझकर हमने उसको इकट्ठा करके एक मजबूती का आंदोलन फिर से दोबारा इस भारत में खड़ा करने की जरूरत है। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये जब सच्चाई है तो कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और जब एक्सेप्ट करने की जरूरत है तो मैं टेक्निकली आंकड़ों में नहीं चला जाऊंगा। अब मंडल की बात, मंडल इंप्लीमेंट होके 50 साल से ज्यादा हो गए। मंडल के बाद नचिपन कमीशन आयोग आया जो तमिलनाडु के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका भी कमीशन का रिपोर्ट आया और वो ये कहता है कि भले 52% ओबीसी है लेकिन सरकार में इनकी भागीदारी 12% से ज्यादा नहीं है, 12% से ज्यादा नहीं है। बेचारा हमारा आदिवासी भले 8.6% है, 9% है, लेकिन ये 3%, 2% से ज्यादा कहीं नहीं है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिस्ट्री में कितने ट्राइबल जजेस हुए, ये अगर सवाल किसी को पूछेंगे तो वो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऐसा कुछ लेंस लगाकर ढूंढना पड़ेगा कि कोई ट्राइबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा या नहीं। ये जब दिखता है तो हमें पता है कि हमारी भागीदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब भागीदारी क्यों नहीं है? देना नहीं चाहते एक अलग बात है, देना नहीं चाहते और क्यों नहीं देना चाहते तो उसके भी कई कारण है जो मनुवाद का एनालिसिस हमारे सैनी जी कर रहे थे। एक वो बड़ा केडर कैंप का मुद्दा होता है, इसलिए उसके तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, बाबा साहब का संविधान सभा का आखिरी भाषण है। उस भाषण में बाबा साहब कहते कि इस देश में पावर एंड प्रॉपर्टी हमेशा कुछ तबकों की प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है। पावर इज ऑलवेज प्रिविलेज ऑफ सो कॉल्ड अपर क्लास। ये आज भी सच्चाई है और इसलिए हमारी शासन प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं है। भागीदारी नहीं है, उसके पीछे और कुछ कारण है। कारण ये है कि अर्थव्यवस्था को भारतीय संविधान क्या कहता है? आप 39B एंड C आर्टिकल, धारा 39B एंड C ये कहता है कि देश के सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, बराबर। दूसरी धारा ये कहती है कि अगर देश के सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे हो गए तो ये देश के लिए खतरा है, डेट्रीमेंटल। अब ये भारतीय संविधान कहता है। जब भारतीय संविधान ये खुलकर कहता है कि देश के सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो देश को खतरा है, तो आज हालात वही है। आज हालात वही है। जब वो हालात वही है तो हम संविधान के दायरे में बाकी जो मांगते हैं वो कितना हमें हासिल होगा, चाहे वो सोशल जस्टिस का मामला हो, चाहे शासन प्रशासन का भागीदारी का मामला हो। और ये जब हासिल नहीं होता उसके लिए सरकारों की नीतियां जिम्मेदार होती है। सरकारों की नीतियां, पॉलिसी ये जिम्मेदार होती है। और यहाँ पॉलिसी का शब्द जैसे मेरे मुंह में आया तो मुझे याद आ गया कि भारत की जितनी भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी बनाने में हमारे कितने लोग हैं? एससी के कितने, एसटी के कितने, ओबीसी के कितने, माइनॉरिटी के कितने? एग्रीकल्चर पॉलिसी कौन बनाता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन बनाता है? फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है? इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है? कितने हैं हमारे? लगभग डाक के बराबर।
पिछली बार जब बजट की बात हुई तो बजट वो बनाने वाले जब वो बंद कमरे में रहते ना 2-4 महीने, तो उनको खाना खिलाने वाले जो हलवाई होते उसमें भी हमारी हिस्सेदारी नहीं होती, यहाँ तक मामला पहुंच गया। तो ये हिस्सेदारी जो मारने का बड़ा प्लान है वो एक नेशनल कॉन्स्पिरेसी लेवल का होती है। अब इसमें एक और फैक्टर काम करता है जो आपके सामने बताना जरूरी है, और वो फैक्टर ये है कि कारपोरेट क्लास इसमें बड़ा रोल अदा करता है। कारपोरेट क्लास एक बड़ा रोल अदा करता है, और कारपोरेट और गवर्नेंस वाले इनका मिला जुला अगर इकट्ठा हो गया तो समझ लेना आपकी तबाही है, आपकी तबाही है। और ये मुद्दा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जब बन रहा था तो ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि कानून 1951, तब बाबा साहब खुद लॉ मिनिस्टर थे और इन्होंने इस कानून को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। और जब उसके ऊपर बहस चल रही थी तो एक सदस्य ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल पूछा कि क्या बाबा साहब पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर कारपोरेट लोग चुन के आने चाहिए पार्लियामेंट में? उद्योगपति धन्ना शेठ लोग क्या पार्लियामेंट में आने चाहिए? तो बाबा साहब का जवाब यह था कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो आजादी है वो उनको भी आजादी रहेगी, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी धन्ना शेठ कारपोरेट उद्योगपति पार्लियामेंट में के अंदर आ सकता है, उसको वो हक है, संविधान उसको ना नहीं कह सकता, ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन बाबा साहब ने आगे कहा कि कोई भी उद्योगपति इस संसद के अंदर आ सकता है, लेकिन किसी भी हालत में यह संसद उस उद्योगपति के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड है 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनते वक्त। किसी भी हालत में यह संसद उन कारपोरेट क्लास के हाथ में, उन उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अब तो सारा हिंदुस्तान चला गया। जब चला ही गया तो हम अपनी हिस्सेदारी कैसे लेंगे? सवाल ये है, और सवाल का जवाब भी है, फिर वही जवाब आता है, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपीडीएम। अब एसपीडीएम तक तो कई लोग पहुंचे, लेकिन सीएम पीएम का मामला अभी भी बाकी है। अगर यह सफर तय नहीं होगा तो फिर हमें मांगने के अलावा कुछ नहीं होगा। जो हुक्मरान नहीं होता उसको मांगना पड़ता है, और जो हुक्मरान होता है वो देने का काम करता है। अब हमें ये जो फासला है दोनों के बीच का, तो जो वर्तमान स्टेटस और एक्सपेक्टेड स्टेटस, इसकी जर्नी करना बहुत जरूरी है, ये तैयारी करना बहुत जरूरी है। और उसी दिशा में जाने के लिए ये वर्कशॉप फिर अगेन एक माइलस्टोन मूवमेंट। और हम बाकी लोग भी सोच रहे हैं सैनी साहब, ये सिर्फ वर्कशॉप तक सीमित नहीं होगा। मान लो अभी ये खाली 4 है, कल कोई उत्तराखंड वाले करेंगे, कल कोई यूपी वाले करेंगे, सैनी साहब भी खुद अपने हरियाणा में भी कर सकते हैं, करेंगे। ये देश भर होंगे, ये चलना चाहिए, मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए। और उसी के लिए ये 4 कॉन्फ्रेंसेस के बाद अपना भी जलवा दिल्ली में अप्रैल में महीने में दिखाना है। अपना भी जलवा अप्रैल में महीने में दिल्ली में दिखाना है। कभी कभी कहते हैं ना, मूवमेंट का भी एक अपना साइंस होता है। एनी मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज मस्ट बी पीसफुल एंड कंसिस्टेंट। कोई भी मूवमेंट पीसफुल और कंसिस्टेंट, बट ओकेजनली उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ता है, ओकेजनली उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ता है। और वो इफेक्टिव बनाने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं, वो समय समय पर अपना कर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये अपनी जंग जारी रहेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ शुक्रिया।